स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट्स नमस्ते। आज आपको अपना पेपर हिंदी का देने जाना है, तो इसके पहले आप ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा। इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ हमेशा पेपर में आता है वाएगा। देखना किस तरीके से आपको पढ़ के जानना है। जिन निदानात्मक कक्षाएँ के लिए निदानात्मक कक्षाएँ हेतु मैनुअल बनाया गया, यहाँ पे बकवास नहीं पढ़ाई जाएगी। आप तो केवल 10 मिनट का आप टाइम देके इसको जरूर देख के जाइएगा वीडियो। विषय हिंदी, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ आइए। अब तो सीधा बात, पेपर कैसा आना है 1 मिनट देख लीजिए आप। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तभी आपको साफ दिखाई देगा, है ना। अब देखिए, आप पठित गद्यांश, आप पठित काव्यांश, आप पठित गद्यांश आने आपके 4 नंबर के। एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। और आपका जो लेटर आना है, पत्र बोलते जी, औपचारिक अनौपचारिक, ये 4 नंबर का आना है। एक ही क्वेश्चन आना है, दिख रहा होगा। अनुच्छेद लेखन, सम्मान लेखन या विज्ञापन लेखन, कोई एक अथवा में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ आपको। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद लेखन, सम्मान लेखन या विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन, रूपरेखा सहित, यहाँ पे कोई भी इकाई एवं अवमंडित अंक है 7 नंबर के, यानी 3 अंक की जी आएगा और 4 नंबर का इसमें से निबंध आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक अंक का एक ही प्रश्न दिया जाएगा, एक 3 नंबर का आना, एक 4 नंबर का। अब क्षितिज से आना, क्षितिज आने आपकी 70 नंबर की, कितने की आना है, 70 नंबर की आना है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो गद्य की प्रमुख एवं गौड़ विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या और संदर्भ व्याख्या। तो देखिए, इसमें एक एक अंक के आने 8 क्वेश्चन, कितने 8, और इसमें से 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे 4 और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल प्रश्न हो गए आपके 6। अगली किताब है आपकी क्षितिज, कौन सी है, क्षितिज। उसमें वो 70 नंबर की आना, काव्यांश बोध। अब इसमें काव्य में क्या क्या आने वाला है देखिएगा आप। काव्य बोध में काव्य की परिभाषा एवं, देख लीजिए। देखो, काव्य की भाषा, एक मिनट, काव्य की परिभाषा, भेद, प्रबंध काव्य के भेद, प्रबंध काव्य, मुक्ता काव्य जो आप पढ़े होंगे। रस के अंग, रस के अंग कितने हैं भैया, है ना। स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, ये सब पढ़े आपने। प्रकार, रस कितने प्रकार, छंद, दोहा, अंतर, अलंकार, अभिकरण, आपने सब पढ़े होंगे। केवल आपको एक बार देखना वाले, है ना, समझ में कोई चीज़ छूट तो नहीं गई आपने नहीं पढ़ी हो। भाषा का बोध में संधि एवं समास पढ़ना है, संधि के भेद बताना, समास के उदाहरण, काबू क्रिया, वेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे में लोकोक्ति बनता है। मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, अनेक आदि शब्द काव्यांश के लिए। इसमें कोई चीज़ छूट ना जाए बेटा पेपर में, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इसको विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी। अब कृतिका, अब आती है आपकी कृतिका। कृतिका में क्या पढ़ना है, पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों पर प्रश्न। आप अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तभी वीडियो आपको साफ दिखाई देगा। इस तरीके से आपको पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको किस तरीके से पढ़ के जाना है देखिएगा। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो पेपर में आने लायक है। और वैसे जी क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन अध्ययन करके जाना जो इसमें दिए गए आगे चल, देखिएगा मैं निकालता जा रहा हूँ, आपकी वीडियो रोक करके आप पढ़ लीजिएगा वैसे। चलिएगा, पत्र कैसे लिखना है देखिएगा, उन्होंने बताया है। गतिविधि, औपचारिक, अनौपचारिक, दिख रहा होगा आपको। औपचारिक, औपचारिक पत्र के उद्देश्य, प्रार्थना पत्र उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है अगर पूछा जाए पेपर में, तो भाव एवं विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास करना, पत्र लेखन कला द्वारा समस्या का समाधान करवाना। और अनौपचारिक पत्र के उद्देश्य क्या होते हैं इसे बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र के उद्देश्य। इन परिवार के सदस्यों एवं मित्रों के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत करना होता है। और वर्तमान समय में मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के कारण अनौपचारिक पत्र लेखन विधा लुप्त हो जा रही है। क्यों हो रही पता, मोबाइल में मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो अब ये क्या है, अनौपचारिक। अब कोई लेटर नहीं भेजता किसी को, है ना, कम ही भेजता है।
अब आया पत्र लेखन। क्या आया है? पत्र लेखन। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र को प्रार्थना पत्र बोलते हैं, आवेदन पत्र बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र बोलते हैं। अब पेपर में आ जाए, तुम्हारे में प्रश्न पूछा जाए कि औपचारिक पत्र कैसे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर लिखिए। तो औपचारिक पत्र होगा आपका वे पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था अथवा व्यवसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। और अनौपचारिक वे पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं अथवा जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश होता है, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। जैसे बधाई पत्र, आमंत्रण, जैसे किसी को अपन को बधाई पत्र भेजना है तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। किसी अधिकारी को नहीं भेजा ना, अपने पर्सनल व्यक्ति दोस्त वगैरह को भेज रहे हैं, इसलिए वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। दूसरी बात, विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। टीसी देखो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले यहाँ बताया अंग कैसे लिखना है। देखिए, किसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता, क्यों लिखा जा रहा है उसका विषय, और कारण लिखना है। फिर कौन लिख रहा है और कब लिखा जाता है उस डेट लिखना है। सबसे पहले अपना प्रति लिखना है, किसको लिखा, विषय क्या है, कारण कब, किसको, जिस सब देखो उसने बोर्ड वालों ने बताया किस तरीके से लिखना है। आपको पत्र ऐसे ही लिखना है। जैसे यहाँ पे बताया प्रति लिखा, यहाँ पे लिखा ना, देखिए किस तरीके से लिखा। यहाँ पे इस विषय लिखना है, यहाँ पे है ना। जैसे प्रचार को लिख रहे हैं तो सेवा में प्राचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल है ना, उस स्कूल का नाम। विषय लिखना है यहाँ पे, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए किसके लिए। फिर विनम्र निवेदन है कि जो विषय वहाँ पे लिखना है। फिर धन्यवाद लिख के यहाँ पर डेट अपना नाम वगैरह सब लिखना होता है। लेकिन पेपर में जिसका नाम पूछा जाए उसका लिखना है, अपना नाम लिख के आना पेपर में। चलिए देखिएगा, बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ कि आप जल्दी पेपर में लिखे आए, कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए। एक बार जरूर देख के जाना इस वीडियो को। चलिएगा, अब आगे चलते हैं अपन जहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट रखना चाहिए। सामान्य होने वाली गलतियाँ, बच्ची गलतियाँ क्या करती हैं देखते हैं। संबोधन में जैसे प्राचार्य के स्थान पर महिला प्राचार्य होने पर प्राचार्य लिखा, प्राचार्य ही आना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष, क्योंकि पद कभी भी स्त्रीलिंग या पुरुष नहीं होता। अब महिला, किसी की स्कूल की क्या प्राचार्य महिला होती है प्रिंसिपल, किसी की स्कूल की पुरुष भी होते हैं, तो उनको हमेशा प्राचार्य ही कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अल्प विराम का पूर्ण विराम लगाना। कोई बच्चा क्या है, कहाँ अल्प विराम लगाना, कहाँ पूर्ण विराम लगाना, जी गलतियाँ कर देता है, इसलिए नंबर कट जाता है। दूसरी तीसरी बात, गलतियाँ क्या नहीं करना आपको, वो जब आप एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो क्या गलती नहीं करना, वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। कृपा और कृपया शब्द में भेद ना कर पाना। आप कृपा लिखते हो कि कृपया लिखते हो, तो अब कृपया लिखना चाहिए। कहाँ पे क्या लिखना है वो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। चलिए अब देखिएगा चौथा पॉइंट, बैतनी संबंधी अशुद्धियाँ। कई बच्चे प्रार्थी को क्या कैसे लिखना है, प्रार्थी, प्रति कैसे लिखना है, प्राचार्य कैसे लिखना है, चरण कैसे लिखना है, स्पष्ट के आज्ञाकारी से क्या लिखना है। आपकी प्रार्थना पत्र में कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वो आपका जो प्रार्थना पत्र गलत माना जाएगा। अवस्थिति प्रारूप कैसे लिखना है, अशुद्धियाँ नहीं होना चाहिए आपके। छात्र प्रार्थी में अपना स्वयं का नाम लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दिखा ना, कभी भी आप एप्लीकेशन में यानी प्रार्थना पत्र में अपना नाम नहीं लिखना है, जबकि ऐसा करना परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है, गलत होता है। और क्या गलती करते हैं बच्चे, अब इसका समाधान कैसे करना है जी, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं निबंध कैसे लिखना होता है। कई बच्चे सोचते हैं मुझे अभी निबंध याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं होने दो याद, अपने दिमाग से लिखना है बस। कैसे लिखना है देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप पढ़िएगा। प्रस्तावना, संबंधित विषय को आसपास की चीज़ों से जोड़कर निदानात्मक कक्षा माध्यम कर जी, कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। निबंध क्या है, सबसे पहले आप पढ़ते हैं निबंध क्या है। किसी विषय पर स्वयं के भावों विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना ही निबंध है, लेखन है। इस
इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आपके विचार एक निश्चित क्रम में हो, उनके सुव्यवस्थित नहीं कर पाता है। देखिएगा क्या लिखा था यहाँ पे, अभाव से निबंध सुसंगत नहीं कर पाता। निबंध में व्यक्त किए गए भाव विचार स्पष्ट होने चाहिए। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना का आपको 1 नंबर में दिया जाता है, मध्य भाग का आपको 2 अंक दिया जाता है, उपसंहार में आपको 1 नंबर दिया जाता है। अब आपको किस तरीके से लिखना है निबंध देखिए लीजिए आपने। अब प्रस्तावना में बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे रट के जाते हैं, ज्यों कहते हैं लिखने का प्रयास करते हैं। अरे निबंध क्या है, अपने दिमाग से लिखा जाता है। किस बच्चे में कितना अच्छा दिमाग है इसकी पुष्टि होती है इससे। देखिए ना, विद्यार्थी को बताएं कि रट कर ना लिखें, समझ कर अपने शब्दों में लिखें। जिस विषय पर निबंध लेखन करना हो उस पर चिन्हित करके ही लेखनी चलानी चाहिए। निबंध की प्रस्तावना उपसंहार प्रभाववादक होना चाहिए। निबंध में विषयानुरूप यथ तथ कविता सूक्ति एवं विद्वानों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इन ऐसी बात लिखो ताकि आदमी उसको पढ़ने का क्या करे, प्रयास करे। अच्छी से अच्छी चीज़ लिखो। विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। भाषा शैली आकर्षक एवं सुंदर लिखनी होनी चाहिए। जब भी आप निबंध लिखो एक ही चीज़ समझ में आना चाहिए, अच्छी चीज़ लिखी होनी चाहिए ताकि किसी की सीधी हृदय में क्या है वो शब्द बैठ जाए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। बैतनी भी शुद्ध होनी चाहिए। मतलब बैतनी का मतलब जो आपने लिखा है अक्षर, जो भी आपने शब्द लिखा है वो शुद्ध होना चाहिए। कि आपने जैसे पानी लिखा तो बड़ा पा बड़ी नी पानी होता है, छोटी नी होता है। ठीक है। अब आता है भाग 2 में अनुच्छेद लेखन, सम्मान लेखन, विज्ञापन लेखन। इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जो आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। लिखा है यहाँ पे 3 अंक लिखा ना। अब गतिविधि क्या है, आपको कैसे क्या चीज़ लिखना है। आपने देखा है ना, टीवी में प्रचार आता है, टीवियों में क्या आता है, प्रचार आता है। तो प्रचार कैसा होता है, किसी भी चीज़ का कोई हीरो वगैरह प्रचार करता है किस तरीके से करता है, वो कहलाता है विज्ञापन। तो गतिविधियों को 4 समूहों में विभाजित करके 10-10 मिनट का समय दें, जिससे प्रत्येक समूह को एक एक विषय निबंध अनुच्छेद लेखन के लिए दें। अगले चरण में चारों समूह अपनी निबंध की रूपरेखाओं का सभी की समक्ष वाचन करेंगे। आपने जो भी याद किया है उसको बार बार दोहराया। अभी आप जाएंगे, किसी भी निबंध को पूरा याद नहीं करना, उसको समझना है, केवल हेडिंग भर याद करके जाइएगा आप और पेपर में लिख आइएगा। कोई बात नहीं। सम्मान लेखन क्या करना है आपको, बस सम्मान लेखन हेतु शिक्षक विभिन्न छोटे जो कुछ नहीं करना। चलिए मैं बताता जा रहा हूँ जो आपको करना है किस तरीके से लिखना। अब आपने जे पढ़े हो ना पढ़े हो, देखिए इसको पढ़ना। मुख्य निबंध पढ़ा, कहानी पढ़ी लिया आपने, कहानी और नाटक में अंतर, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, रिपोर्ट, साक्षात्कार। इसके बारे में आपको जानकारियाँ होना ही चाहिए। यदि नहीं है तो आप शॉर्ट में जल्दी से देख लीजिएगा निबंध क्या है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ निबंध क्या है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, चलिएगा बड़ी कर लें थोड़ा सा, ठीक। अब पढ़ते जाइएगा। निबंध विधा। निबंध विधा का परिचय हम प्रश्नोत्तरी विधि से दे सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रश्न, निबंध की परिभाषा, प्रकार व 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। पेपर में से साहित्य लिखिए। तो इसमें पेपर में आए तो कैसे लिखा हमने, परिभाषा। निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक अपने विचारों, भावों और अनुभवों को सजीवता व स्वाभाविकता के सामने व्यक्त करता है। निबंध के प्रकार, तो निबंध के प्रकार के होते, निबंध समानता 4 प्रकार के होते। पेपर में अगर निबंध कितने प्रकार, निबंध के प्रकार 4 प्रकार के। एक होता कथात्मक, दूसरा वर्णनात्मक, तीसरा विचारात्मक और चौथा भावात्मक। 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम, तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा, इनकी प्रमुख रचना है। और प्रताप नारायण मिश्र ये भी क्या है, निबंध कारक हैं। इनका ब्राह्मण प्रमुख रचना है। प्रश्न नंबर 2, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी के तत्वों को लिखिए। तो आपको कैसे लिखना है, ये नीचे लिखा है, सूत्र लिखा है। देखिए भैया, अगर भूल जाते तो देखो एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कपास दे भाव, क्या बोलना आपको, का पास दे भाव। का से हुआ कथानक, पास से हुआ पात्र परिचय, सा से हुआ संवाद, देश हुआ देश काल या वातावरण,
भा से हुआ भाषा शैली, ऊ से हुआ उद्देश्य। मतलब किसी भी नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी में किन चीज़ों का होना जरूरी है, तत्वों का। तो कथानक होना चाहिए, कौन कथा कह रहा। पात्र परिचय, कौन कौन इसमें पात्र भैया। गद्दार है कि हीरो है, कोई लड़की है कि लड़का है, कौन क्या बोल रहा है उस पात्र का होना चाहिए। संवाद, संवाद मतलब कौन कैसी बात कर रहा है। कोई बूढ़ी औरत है तो कैसे बोलती है, कोई जवान है तो वो कैसा बोलता है, संवाद है ना। जिस देश काल में वातावरण, कौन आदमी कहाँ रहता है, किस जगह पे वातावरण उसका कैसा है, गांव में, शहर में, खेत पे, कहाँ पर वातावरण स्थिति होनी चाहिए। भाषा शैली, किस भाषा में उपयोग किया, शहरी भाषा बोली जा रही है, गाँव की भाषा, बुंदेली, खड़ी भाषा, बुंदेली भाषा, किस भाषा का उपयोग किया जा रहा है। और इस कहानी का उद्देश्य क्या, कौन सी शिक्षा प्राप्त हो रही है इस कहानी से, उसका उद्देश्य। तो कितनी चीज़ें भी है, कपास दे भाव, बोलो कपास दे भाव। का से कथानक, फिर पा से पात, सा से संवाद, दे से देश काल वातावरण, भा से भाषा शैली उद्देश्य। चलो समझ में आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। अब बात होती है अभिनय। अभिनय कहलाता है जैसे कोई फिल्म में देखा हुआ आपने, हीरो क्या कहता है। देखो हर फिल्म में अलग अलग हीरो होता है। किसी फिल्म में कोई हीरो मर जाता, गद्दार मर जाता है, अगली फिल्म में फिर वही कोई उसी फिल्म में वो हीरो दिखाई देता है, अगली फिल्म में मरते नहीं हैं। वो अभिनय कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अभिनय। अभिनय एवं एकांकी और नाटक के लिए होता है क्योंकि इसका संबंध रंगमंच पर मंचन होता है। हमेशा नाटक को, एकांकी को आप मंच पर दिखा सकते हैं, याद रखिएगा। आप नाटक को, एकांकी को रंगमंच पर दिखा सकते हैं। इस सूत्र को छात्रों को अवश्य याद कराते हैं। सूत्र से छात्र 4 प्रश्नों के उत्तर लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। देखो उन्होंने कहा कि कैसे क्या पढ़ाना है। अब बात आती है इनको 4 क्वेश्चन, अब बिल्कुल 100% आप मेरी बात सुन के जाना कि जी आपको पेपर में अवश्य ही मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा कहानी उपन्यास में अंतर। तो कहानी क्या है भैया, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। ठीक है, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। और कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। तीसरा, कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। और परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और गोदाम प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। मतलब एक ही लेखक द्वारा इन्होंने जिनका क्या है उपन्यास है और परीक्षण का क्या है कहानी है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। बहुत सी सिंपल सी बात। अगर जी पेपर में आएगा तो जी आएगा। ठीक है, मतलब जी 100% आना है। एकांकी और नाटक में अंतर है। एकांकी में एकांकी होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती, मतलब एकांकी कथा वस्तु मतलब जो कहा जाता है वो शॉर्ट होता है। और नाटक कथा वस्तु विस्तृत हो, नाटक बहुत ज़्यादा होता है ना। तुमने देखा होगा टीवीओं में सास बहू का नाटक है ना, आते ना पेपर उसमें, टीवीओं में बहुत बड़ा सालों साल चलता है। और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें पात्र बहुत कम होते हैं। और नाटक में पात्र बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे तुमने देखा कि देखा ना, टीवी तो देखा ही है ना, सास है, बहू है, लड़का है, नाती है, सभी लोग उसमें रहते हैं नाटक में। और दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित क्या है एकांकी है। और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या है एक नाटक है। टीवी में आता है चंद्रगुप्त, देखा है तुमने, चाणक्य नीति वाला। चलो अब देखते हैं जीवनी व आत्मकथा में अंतर। इस वीडियो को जरूर देख के जाना भैया, छोड़ के नहीं जाना। चलिए, जीवनी आत्मकथा में अंतर आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, अब इसको देखिए और पेपर में जाइए, अब छाप के आएगा, कोई टेंशन नहीं करना है। जीवनी, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी मतलब वो जिए कैसे, महापुरुष उनके बारे में लिखना है। आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। अब तुम अपने जिंदा हो, अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो तो वो आत्मकथा कहलाएगी। फिर जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी सत्य उस किसी के बारे में पता होना चाहिए, और आत्मकथा क्या है काल्पनिक हो सकती है, सोचो लिख दो। अगली, जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, मतलब सामने तटस्थ होता है, और आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगतता झलक जाती है। जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है।
अब तुम्हें इसमें क्या बात ध्यान देना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी सी बात आपको जो ध्यान करना है। चलिएगा, जब भी आप किसी का लेखक परिचय लिखना हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सहायक सामग्री आपको क्या ये कुछ लेना है आपको, तो देखिए सब तुम जे कुछ नहीं करना। भाषा शैली के प्रकार, तो भाषा शैली के प्रकार के देखो बेटा, इनका नाम रट लो आप, रट ही लो। हमने बोलो बोलो भाषात्मक शैली, बोलो भावात्मक शैली, बोलो 5 बार बोलो कम से कम तुम। भावात्मक शैली, वीडियो रोक लो, बोलो भावात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली और कथनात्मक शैली, कथात्मक शैली। इन सभी नाम को आप सीख लो बिल्कुल बेटा। जी इतना तो आप लिख ही दीजिए, चाहे जिसका लिखा परिचय सब में ही लिख दे दो आप, सबका ये लिख दो आप, नंबर मिलेंगे आपको 100% मिलेंगे। और किसी भी लिखा परिचय में आपको 2 रचना लिखना है, कोई सी उसकी 2 रचनाएं सीख लो आप। फिर भाषा में क्या लिखना है आपको, भाषा कैसी होती बेटा, हमेशा सहज, जी सीख लो सब, चाहे जिसका परिचय है। सहज, सरल, प्रवाहमयी, चंचलता, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, खड़ी बोली, संस्कृत व्याकरण। अगर इसमें से तुम 5 ही शब्द लिख दोगे आप कि इसमें इस लेखक द्वारा, जैसे हमने कहा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों का अच्छे रूप से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया गया है, ऐसा लिख दोगे तो आपको नंबर दिया जाएगा। शैली कौन सी है, सभी प्रकार की शैली लिख सकते हैं, है ना। शैली अपनी बता, जी लिखा जी लिखा जी लिखा, दिख रहा भाषा शैली, तो आपको इतने में आपको पूरा नंबर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी किन कवियों की तुम्हें देखना है पेपर में, इन्हीं का आना है। देखिए अगर इसमें आपको दिया गया ना, मैं 100% कह रहा हूँ इन्हीं से पूछा जाएगा। देख स्वयं प्रकाश लिखा है, इन्हीं का आना है परिचय। राम बख्श बेनबो इनका आना, यशपाल का आना, मन्नू भंडारी का लेखक परिचय, इन्हीं में से पूछा जाना है। तुम देख लेना 100% पेपर देख लेना जाके। अब स्वयं राम प्रकाश का जन्म कब हुआ, 1947 में। रचना की संसाधन बीच में विनय, और भाषागत क्या है कि लोक प्रचलित व्यवहारिक भाषा है, मतलब सबको इनकी भाषा को आसानी से समझ सकता है। और आडम्बर से दूर भाषा है, और सरल है, और सहज है, और सुस्पष्ट भाषा, मतलब सबको समझ में आ जाती है। और शैलीगत भाषा क्या है, शैली प्रभाव रूढ़ रोचक, शोषण पर कटाक्ष तीक्ष्ण प्रकट करती है। वर्णनात्मक शैली है, खड़ी बोली तत्सम तद्भव है, ठीक है। ये तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। साहित्य में स्थान ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। चलो मेरे ख्याल से तुम्हें सब समझ में आ रहा है। इसको क्या है, तुम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में ही आने वाला है, आराम से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। चलिएगा, अब तुम्हें क्या पढ़ना है, अब देखिए भैया, आपका कवि परिचय आएगा, क्या आएगा कवि परिचय, तो केशव का आना, बिहारी का, घनानंद का, ठाकुर। इनमें से आप देखना 2 मिलेंगे आपको, 100% आएंगे, क्योंकि रिविजन क्लास में दिया गया है, देखिए जाना है। वीर गाथा काल का समय क्या है, तो 1993 से 1318। भक्ति काल का 1318 से 1643। रीति काल का 1643 से 1843। और आधुनिक काल का 1843 से निरंतर, मतलब अभी तक, निरंतर मतलब आज तक। और रीति काल का संक्षिप्त परिचय, रीति काल कब है, कब से चला रीति काल, ठीक है। रीति काल भक्ति काल में, चलो थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ मैं। भक्ति काल में सूरदास के द्वारा कृष्ण भक्ति एवं तुलसीदास द्वारा रचित भक्ति राम भक्ति का उल्लेख किया गया है। नवीनतम काव्य धारा का जन्म इसके उपरांत एक हुआ है। इसे रीति काल अथवा श्रृंगार का या कला काल के नाम से पुकारा जाता है। रीति काव्य वह काव्य जो लक्षण के आधार पर ध्यान में रखकर रचा गया, अर्थात बनी हुई परंपराओं में काव्य रचना की गई। बेटा इन्हीं में से बीच में से विकल्प पूछा जाएगा, आई समझ में बोलेगा। रीति काल वह काव्य लक्षण के आधार पर, कैसा लक्षण, तो लक्षण इसमें ध्यान रखना। अब रीति काल में मुक्तक काव्य
परंपरा प्रधान रही। तो रीति, अगर उसने पूछा रीति काल की आप विशेषता बताइए, तो आप क्या की विशेषता रही इसमें देखिए, तो मुक्त काव्यकारी प्रधानता रही। इस काल में कवियों ने साहित्य प्रवृत्ति की प्रधानता दी है। जिस रीति कला विशेषता नहीं बेटा, इसको तुम पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवियों ने भी रीति ग्रंथ की रचना की है। रीति काल में कवित्व, सवैया, दोहा एवं कुंडलियों छंदों की रचना हुई। रहीम, वृंद, गेधा और नीति पर रचना बहुत प्रसिद्ध रही। रीति काल में 3 प्रकार की रचना हुई, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। अब पेपर में पूछा जाएगा कि रीति काल में क्या प्रकार की रचना भाई, तो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। उन्होंने कहा कि रीति काल देखो, उन्होंने कहा स्वर्णयुग कहा गया है। किसको कहा गया स्वर्णयुग, देखिए आप बहुत अच्छे से पढ़ के जानना। रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों ने राजा श्रेय प्राप्त किया है, अतः उन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके पुरस्कार प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा रखी है। रीति मुक्त कवियों ने स्वतंत्र भाव से रचना की है। भक्ति काल को जिस प्रकार से स्वर्णयुग कहा गया है, क्यों कहा, अब पेपर में आएगा कि रीति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया, तो रीति मुक्त कवियों ने स्वतंत्र भाव से रचना की है। कैसे की है, स्वतंत्र भाव से की है। और भक्ति काल को जिस प्रकार, किस काल को कहा गया, भक्ति काल को जिस युग से स्वर्णयुग कहा गया, उसी प्रकार से रीति काल को कला काल और श्रृंगार का काल कहा है। तो भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया है, और इसको कहा गया है जो आपका रीति काल, उसको कला काल का और श्रृंगार काल का कहा जाता है। अब पेपर में आएगा कि रीति काल के 2 कवियों के नाम लिखे, तो केशव और बिहारी। केशव ने रचनाएं हैं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिका, रतन बामनी, रसविलास, रसवाहन, प्रेम सरंग, काव्यरसान। बिहार की बेहाई सतसई घरानंद की है। सुजान नहित, कृपा कंदित, वियोग बेली, इश्कलता, यमुनायंश, प्रतिपावस, प्रेम पत्रिका और प्रेम सरोवर। ठाकुर की ठाकुर ठटक, ठाकुर शतक, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। इनका बस इतना ही पढ़ के जाना, कुछ नहीं पढ़ना। अब भैया आता है थोड़ा सा इनके बारे में, आधुनिक काल का परिचय है ना, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रगतिवाद के बारे में देखिए, इन्हीं में से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रमुख कवियों के नाम। नई कविता प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, जगदीश। देखो नई कविता इस साल आना है, तुम 100% देख के जाओ मेरे हिसाब से, है ना, पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ के जाइयो तुम, है ना, नहीं जाओगे तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। अब भैया मेरे हिसाब से यहाँ से तुलसीदास आ गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस, कविता बड़ी, दोहा बड़ी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जिनकी रचनाएं हैं। भाव पक्ष का इनको भक्त शिरोमणि तुलसीदास उच्च कोटि कवि थे। राम के मंगल जो सब पे बन जाएगा, है ना। और एक आता है सूरदास को वसील भैया, सूरदास, तुम सूरदास को भैया सीख जाओ। सूरदास और तुलसीदास भाई, देखो तुलसीदास तो 2023 में आ चुके हमारे ख्याल से, है ना। इनमें कौन सी भाषा यूज की तो सूरदास ने ब्रज भाषा कही थी। और देखो थोड़ी सी अवधि भी लाई थी इन्होंने, लिखे समय नहीं दी गई, ये सही लिख दिया उन्होंने। अलंकार ने कौन कौन लाए, उपमा लाए, रूपक लाए, उत्प्रेक्षा लाए, अनुप्रास लाए। और भाषा भाव पक्ष क्या है, कृष्ण की भक्ति इनके अंदर है, बाल लीलाओं का चित्रण है, श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण है। और तुलसीदास क्या, दास भाव की, मतलब भगवान के दास रहे। राम के कल्याणकारी रूप की उपासना है, समन्वय दृष्टिकोण है। और इन्होंने ब्रज भाषा की अवधि का प्रयोग किया। और दोहा, चौबे, सवैया, हरि गीत का इन्होंने लिखे हैं। तुलसीदास भारतीय संस्कृति सामाजिक मूल्यों के कुशल चित्रण कसूरी नीचे पढ़ लो। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब भई, जन्म कब हुई, सब पढ़ के जाओ। ये तुम पढ़ ली हो, हम नहीं बता रहे तुम्हें, ठीक है, अब तुम पढ़ ली हो भैया, है ना। सुकांत त्रिपाठी सब पढ़ लो, तन देख के जाओ तुम बस, है ना, पढ़ के जाओ थोड़ा सा। काव्य संधि का, समास का है, देखो वीडियो हो जाएगा लंबा, अब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ तुम्हें। आग में घी डालना, देखो मुहावरे इतने पूछे जाते, इतने में लिखे, आग में घी डालना, उल्टी गंगा बहाना, चकमा देना, तारे गिरना, अकले देना,
जितने दायगस्ती का पूछे जानो और इससे ज़्यादा नहीं पूछने भैया ने, है ना। तुम्हें थोड़ी सी पढ़ के जाइयो, इस किताब को तो पढ़ के जाइयो जाइयो। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार किसे बोलते हैं, थोड़ा मैं इसको बता दूं। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के अच्छे चमत्कार हो वहाँ पे अर्थ अलंकार। मतलब जहाँ पे अर्थ समझ में उनसे चमत्कार हो जाए वो अर्थ अलंकार। उभय अलंकार जहाँ अर्थ से और शब्द से दोनों से हुए। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर की जाए वो अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जहाँ आप प्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए। चलो जी, तो बन जा, हमारे ख्याल से तुमसे पढ़े आए हुए है ना, पूरा होगा भैया भैया, है ना। अब हम वीडियो बंद कर रहे, ठीक है। अब तुम्हें दिक्कत कोनो विषय में और में है तो हमें कमेंट करियो। नहीं तो हिंदी आपसे बन जाए, हमारे ख्याल से ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करें। लेकिन कई बच्चा का है हिंदी में भी चकमा खाने का, हिंदी पाठ के बीच बीच से पूछी जाने, दिमाग खिसक जाना तुम्हारा, है ना। अगर दिमाग खिसके और विषय में दिक्कत आए तो हमें कमेंट कर दियो, हम वीडियो बना के कौन विषय को शैल से बना देवी, तुम्हें जाना कठिन न पड़े और पेपर लिखिए आइयो, है ना। हम बुंदेलखंड के हैं भैया, तो बुंदेली तो बोलें, तो जो ना कही साजी बुंदेली क्या बोलते। ठीक है भैया, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। पढ़ के जाओ, पेपर अच्छे दे के आओ, है ना।